नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास इश्तिहारी मुजरिम पार्ट 3। रात के 8 बजने को थे। मैं पलंग पर लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। ऐश ट्रे मैंने अपनी छाती पर रखी हुई थी। रश्मि मेरी बगल में लेटी थी। मेरी बाहीं बाह पर उसने अपना सिर टिकाया हुआ था। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान थी। पता नहीं वह उस दौलत के सपने देख रही थी जो उसके ख्याल से उसे मिलने वाली थी। बगल की किसी इमारत में रेडियो अपेक्षाकृत ऊंचा बज रहा था। उसकी आवाज़ मुझ तक आ रही थी। रेडियो पर यूनियन बैंक की डकैती का ही जिक्र चल रहा था। आज सारा दिन जब भी समाचार प्रसारित हुए थे, समाचारों का प्रमुख विषय यही था। न्यूज़ रीडर कह रहा था, आज प्रातःकाल नई दिल्ली की थॉमसन रोड पर यूनियन बैंक की चांदनी चौक ब्रांच की रुपया ढोने वाली गाड़ी को 4 डाकुओं ने दिन दहाड़े लूट लिया। गाड़ी 7 लोहे के बक्सों में कम से कम 50 लाख रुपया रिजर्व बैंक में जमा करवाने के लिए ले जा रही थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तब डाकू माल लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस को घटनास्थल पर सिक्योरिटी गार्ड बंसी राम की लाश मिली थी, जिसे एक डाकू ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया था। बंसी राम की तत्काल मृत्यु हो गई थी। 50 वर्षीय ड्राइवर शर्मा भी डाकुओं की गोली का शिकार हुआ था। गोली उसके पेट में लगी थी। वह कितनी ही देर सड़क पर पड़ा पीड़ा से तड़पता रहा था। घटनास्थल पर इकट्ठे सैकड़ों तमाशाइयों में से किसी ने भी उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने, जिसकी टैक्सी में 3 सवारियां सफ़र कर रही थी, घायल ड्राइवर पर तरस खाकर उसे अपनी टैक्सी में लाद लिया। लेकिन ज्यों ही उसे यह मालूम हुआ कि घायल व्यक्ति डाकुओं की गोली का शिकार हुआ है, वह उसे सड़क के किनारे डालकर रफू चक्कर हो गया था। अंत में एक रिक्शे वाला उसे अपने रिक्शे पर लादकर यूनियन बैंक के कनॉट प्लेस स्थित हेड ऑफिस में पहुंचा गया था। घायल ड्राइवर को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। 10:15 बजे के लगभग दिल्ली पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के फौरन बाद ही दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधियों की तलाश आरंभ हो गई थी। सशस्त्र पुलिस ने राजधानी के कोने कोने में अपराधियों की तलाश आरंभ कर दी थी। पुलिस के एक प्रवक्ता का कहना है कि दोपहर होने तक कम से कम 2000 पुलिस के जवानों के अपराधियों की तलाश में दिल्ली के 50 मील के दायरे में बड़ी मुस्तैदी से गश्त लगानी आरंभ कर दी थी। नगर के कई स्थानों पर और नगर के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है और सड़क पर दिखाई देने वाली हर सफ़ेद एम्बेसडर कार को चेक किया जा रहा है। हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर और हर अंतर प्रांतीय रूट पर चलने वाली बसों के अड्डों पर मुसाफिरों की बड़ी बारीकी से छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि डकैती में 20 से लेकर 30 साल तक की उम्र के 4 शिक्षित युवकों का हाथ था। अस्पताल में भर्ती ड्राइवर शर्मा की हालत नाजुक बताई जाती है। 2 कैशियरों और 3 चपरासियों के बयान से केवल इतना ही मालूम हो सका है कि चारों अपराधियों में एक चश्मा लगाता था तथा एक अन्य के चेहरे पर होठों से कोरों से नीचे की झुकी हुई फमांचो टाइप मूछें थी तथा वह एकदम सफ़ेद कमीज और पतलून पहने हुए था। खबरें खत्म हुई। मैंने अपने दाएं हाथ से अपना चश्मा उतारा और उसी हाथ की पीठ को जोरों से अपनी आंखों पर रगड़ा। चश्मा मैंने दोबारा नाक पर टिका दिया। अजीत का अनुमान 40 लाख रुपए का था, लेकिन रेडियो की खबर के अनुसार हम लोग 50 लाख रुपए पर हाथ साफ करने में सफल हो गए थे। रश्मि के लिए यह तो और भी खुशी की बात थी। उसी क्षण फ्लैट के स्तब्ध वातावरण में कॉल बेल की कर्कश आवाज़ गूंज गई। रश्मि ने चिहुक कर आंखें खोली। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर अजीत और नासिर खड़े थे। वे फौरन भीतर घुस आए। मैंने देखा अजीत का ऊपरी होठ साफ था। वह अपनी फोमांचो टाइप मूंछों पर उस तरह फेंक चुका था। हेलो, वह बोला, क्या हो रहा है? उसी क्षण रश्मि बाथरूम से निकल आई। हेलो एवरीबॉडी, वह बोली, माल ठिकाने लगा दिया? हाँ, उत्तर अजीत ने दिया। माल एकदम सुरक्षित है। हाँ, वेरी गुड। आज तो सारे शहर में हमारे ही चर्चे हैं। सारे शहर में क्यों? नासिर बोला, सारे मुल्क में। अब क्या प्रोग्राम है? थोड़ी तफरी हो जाए? अजीत बोला, हम लीडो में 4 जनों के लिए मेज बुक करवा कर आए हैं। चलने की तैयारी करो। हम चारों फ्लैट से बाहर निकले और एक टैक्सी पर कनॉट प्लेस पहुंचे। अजीत के कथनानुसार उसने जीप भी अंडरग्राउंड कर दी थी, जो कि उसने अच्छा ही किया था।
रात के 1 बजे तक हम लीडो में डिनर और कैबरे में मशगूल रहे। उस बीच मैंने उन लोगों से भविष्य के प्रोग्राम के बारे में बात चलाने की कोशिश की थी, लेकिन अजीत ने हर बार बड़ी रुखाई से मुझे रोक दिया था। काम के वक्त काम, तफरी के वक्त तफरी, उसका कहना था। 1 बजे के करीब कैबरे की वास्तविक रति सुख जैसी उत्तेजक आखिरी परफॉर्मेंस की समाप्ति के बाद हम लोग लीडो से बाहर निकल आए। अजीत और नासिर टैक्सी वाले से बात करने के लिए सड़क पार करके सुपर बाजार की ओर बढ़ गए। मैं तुम्हारे साथ फ्लैट पर नहीं जाऊंगी। मेरे मुंह खोलने से पहले ही रश्मि बोल पड़ी। नासिर का स्वभाव बड़ा ईर्ष्यायुक्त है, वह खामखा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन घबराओ नहीं, मुलाकात के बहुत मौके आएंगे। ऐश के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। तुम कहाँ जाओगी? तेलीवाड़ी वाली इमारत में। और ये दोनों? ये भी वहीं। यानी कि मुझे सुंदर नगर के फ्लैट में फिर अकेले जाना होगा? हाँ, मेरी समझ में नहीं आता कि हम सब लोग सुंदर नगर वाली फ्लैट में क्यों नहीं रह सकते, या मैं भी तेलीवाड़ी वाली इमारत में क्यों नहीं रह सकता। खुद मेरी समझ में भी नहीं आता। अजीत कहता है ऐसा ज़रूरी है, कल का दिन आने दो, कल इस बारे में भी हम खुलकर बात करेंगे। आगे का क्या इरादा है? इस बारे में भी कल ही बात होगी। मैं चुप रहा। ओके ओके, मैं अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला। गुड नाइट देन। उसी क्षण एक टैक्सी हमारे सामने आकर रुकी। अजीत ने पिछली सीट से रश्मि को आवाज़ दी। रश्मि दौड़कर टैक्सी में सवार हो गई। कल मुलाकात होगी, अजीत मुझसे बोला, और टैक्सी यह जा वह जा। कितनी ही देर में अपने गाल पर उंगलियां फिराता हुआ लीडो के सामने बरामदे में खड़ा रहा। अंत में मैंने भी एक टैक्सी ली और सुंदर नगर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में मैंने मन ही मन निश्चय कर दिया था कि मैं उस फ्लैट में अकेला नहीं रहूँगा। गैरेज में बंद सफ़ेद एम्बेसडर कार की तलाश सारे हिंदुस्तान में हो रही थी। अकेली वह कार ही मुझे फंसाने के लिए काफ़ी थी। कल मैं हर हाल में उस फ्लैट से कूच कर जाऊँगा, मैं मन ही मन बोला। काश मैंने कल का इंतज़ार न किया होता। कॉल बेल बजी तो मेरी आँख खुली। सबसे पहले मैंने मेज़ से चश्मा उठाकर अपनी नाक पर टिकाया और फिर घड़ी देखी। 6:30 बजे थे। कौन आ गया? इतनी सुबह मैं अजीत वगैरह के यहाँ आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं रात के 2 बजे सोया था। मेरी आंखें उस समय नींद से पूरी तरह बोझिल थी और ठीक से खुल नहीं रही थी। मेरा कम से कम 12 बजे तक सोने का इरादा था। मैंने जाकर फ्लैट का मुख्य द्वार खोला। मेरी आंखों से यूं नींद उड़ी जैसे कभी आई ही नहीं थी। मैं भौचक्का सा अपने सामने देखने लगा। मेरे सामने एक क्रूर चेहरे वाला पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। उसके पीछे 2 सिपाही थे। 3-4 सिपाही सीढ़ियों पर भी दिखाई दे रहे थे। शायद कुछ सिपाही नीचे सड़क पर भी थे। आपका नाम विमल कुमार खन्ना है? वह कर्कश स्वर में बोला। जी हाँ, मैं बड़ी मुश्किल से बोल पाया। मेरा नाम इंस्पेक्टर गुप्ता है। मैं एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। कैसा केस? भीतर आने दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं एक और हट गया। इंस्पेक्टर और सिपाही भीतर प्रविष्ट हुए। सीढ़ियों में खड़े सिपाहियों में से 2 दरवाजे पर आ खड़े हुए। दोनों सशस्त्र थे। फ्लैट में और कौन कौन है? कोई भी नहीं। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ। यूनियन बैंक की कैश वैन की डकैती के बारे में आप क्या जानते हैं? सवाल हजार मन के पत्थर की तरह मेरी चेतना से टकराया। कुछ भी नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से बोल पाया। मैं वही कुछ जानता हूँ उसके बारे में जो रेडियो में आया है और जो अखबार में छपा है। इसके अलावा और कुछ नहीं? जी नहीं। हम इस फ्लैट की तलाशी लेना चाहते हैं। आपको कोई ऐतराज़? मैं ऐतराज़ करने की स्थिति में ही नहीं था। ऐतराज़ से फ़ायदा ही क्या था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को मेरी खबर कैसे हुई। बहरहाल कम से कम फ्लैट की तलाशी से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं था। चिंता मुझे केवल इस बात की थी कि उन्हें गैरेज और गैरेज में खड़ी एम्बेसडर की खबर थी या नहीं। तलाशी आरंभ हुई और तलाशी के साथ साथ मेरे ज्ञान चक्षु खुलते चले गए। लैट्रिन के वाटर टैंक में से वह .32 कैलिबर की बिना लाइसेंस की वह रिवॉल्वर बरामद हुई जो मैंने नासिर के पास देखी थी। किचन में पड़े एक खाली ड्रम में से 100 के नोटों की 10 गड्डियाँ बरामद हुई जिन पर यूनियन बैंक चांदनी चौक की मुहर थी। बाथरूम में जो पतलून और बुरशर्ट कल मैंने धोकर टांगी थी वह भी पुलिस द्वारा अपने अधिकार में कर ली गई। गैरेज की चाबी तकिए के नीचे थी।
गैरेज में से सफ़ेद एम्बेसडर कार बरामद हुई। फिर मेरे हाथों में हथकड़ियाँ। यूनियन बैंक की डकैती के केस में मैं गिरफ्तार। तुरंत बाद वहाँ पर पुलिस सुपरिटेंडेंट, आईजी और जीआईजी पहुँच गए। पुलिस फोटोग्राफरों, फिंगरप्रिंट एक्सपर्टों और क्राइम ब्रांच के जासूसों की टीम वहां पहुंच गई। प्रेस रिपोर्टरों का तांता लग गया। सुंदर नगर में मेरे फ्लैट के सामने सिर ही सिर दिखाई देने लगे। तमाशाइयों को घटनास्थल से दूर रखने के लिए पुलिस को रस्सों का घेरा डालना पड़ा। इतनी दुनिया के बीच में मैं अकेला असहाय खड़ा था। मुझे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ पुलिस अधिकारियों ने मुझे घेर लिया और मेरी ग्रिलिंग आरंभ हो गई। मुझ पर सवालों की झड़ी लगा दी गई। मैंने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अंत में जब वे लोग एक क्षण के लिए चुप हुए तो मैं बोला, क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? वह मांग इतनी अप्रत्याशित थी कि क्षण भर को सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर स्वयं डीआईजी ने अपना सिगरेट केस निकाला, एक सिगरेट सुलगाया और सिगरेट मेरे होठों में लगा दिया। थैंक यू, मैं कृतज्ञ स्वर से बोला। मैं सिगरेट पीता रहा। वे लोग चुपचाप मेरा मुंह देखते रहे। अंत में मैंने सिगरेट जमीन पर थूक दिया। डीआईजी का मुंह खुला। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। उसके बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा। पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? डीआईजी बोला। मुझे डकैती के केस में फंसाने के लिए आपके पास पर्याप्त प्रमाण हैं? पर्याप्त से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे लूट के रुपए का एक भाग तुम्हारे फ्लैट से बरामद हुआ है। जैसे डकैती में प्रयुक्त सफ़ेद एम्बेसडर कार तुम्हारे फ्लैट के गैरेज से बरामद हुई है। कार की हालत जाहिर करती है कि उसे खूब रगड़ रगड़ कर धोया गया है। लेकिन तुम नौसिखिए अपराधी ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान में भी फॉरेंसिक साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। हमारा ख्याल है कि कार इसलिए धोई गई थी क्योंकि उसमें खून के धब्बे रह गए थे। तुम लोगों ने कार को कितना ही रगड़ रगड़ कर क्यों न धोया हो, हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट केमिकल एनालिसिस द्वारा बड़ी आसानी से यह जान लेंगे कि हाल ही में कार में से खून साफ करने की कोशिश की गई है। हमारी ऐसी ही धारणा उस पतलून और कमीज के बारे में है जो हमें बाथरूम में सूखने के लिए टंगी हुई मिली थी। निश्चय ही उस पर से खून के धब्बे साफ किए गए थे। केमिकल एनालिसिस से हमें न केवल खून की मौजूदगी की खबर लग जाएगी, बल्कि हमारे विशेषज्ञ यह भी जान लेंगे कि वह खून कौन से ग्रुप का है। अगर वह ग्रुप सिक्योरिटी गार्ड बंसीराम के ब्लड ग्रुप से मेल खाता हुआ निकला तो तुम्हारे खिलाफ यह अकेला सबूत ही काफ़ी से ज़्यादा होगा। फिर तुम्हारे फ्लैट से जो .32 कैलिबर की रिवॉल्वर बरामद की गई है उसका चैम्बर जाहिर करता है कि उसमें से एक गोली चलाई गई है। गोली चले 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी नाल में बारूद की गंध विद्यमान है। हमें घटनास्थल से एक .32 कैलिबर की गोली मिली है। वह निश्चय ही वही गोली है जो तुमने इस रिवॉल्वर से भीड़ को डराने के लिए हवा में चलाई थी। हमारा बैलिस्टिक एक्सपर्ट निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर देगा कि गोली उसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी जो तुम्हारे फ्लैट से बरामद हुई है, और फिर तुम्हारे पास उस रिवॉल्वर का लाइसेंस भी नहीं। इसके अतिरिक्त, पुलिस सुपरिटेंडेंट बोला, बैंक की गाड़ी के पृष्ठभाग में सवार चपरासियों ने तुम्हारी शक्ल खूब अच्छी तरह देखी थी। आइडेंटिटी परेड में वे तुम्हारी शिनाख्त बड़ी आसानी से कर लेंगे। यह बात ठीक नहीं थी। उन चपरासियों ने खूब अच्छी तरह तो क्या, मेरी शक्ल देखी ही नहीं थी। उनकी तो गिग्गी बंधी हुई थी और वे अपनी टांगों में सिर दिए बैठे हुए थे। और मैं बोला, इतना क्या कम है? सुपरिटेंडेंट आंखें निकाल कर बोला, अभी यह बात भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी कि तुमने हाल ही में सुंदर नगर का गैरेज वाला फ्लैट किराए पर लिया था। डीआईजी बोला, तुम्हारी उंगलियों के निशान के लिए गए हैं। संभवतः वे हमें एम्बेसडर पर या बाद में जीप पर, जो हम तुम्हारी मदद से खोज निकालने वाले हैं, भी मिले। मिस्टर, आईजी बोला, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें अपने अन्य 3 साथियों का पता बताओ और यह बताओ कि जीप और लूट की रकम तुमने कहाँ छुपाई हुई है। मैं चुप रहा। उन्होंने मेरे फ्लैट से 2 चीज़ें और भी बरामद की थी जिनका कि वे जिक्र नहीं कर रहे थे। जिक्र वे इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी उन्हें उन चीज़ों की अहमियत समझ नहीं आई थी। उन्हें मेरे सूटकेस में से लगभग 8,000 रुपये नकद और लेडी शांता गोकुलदास का लगभग 1 लाख रुपए कीमत का सच्चे मोतियों का हार मिला था।
हार तब से मेरे पास था जब मैं लेडी शांता गोकुलदास का कत्ल करके बम्बई से भागा था। नगद रुपया उन 10,000 रुपयों में से बचा हुआ था जो मैंने अन्ना स्टेडियम मद्रास की डकैती वाले 70 लाख रुपयों में से अपने इनाम के रूप में निकाले थे। पुलिस ने डकैती के अपराधी को माल समेत पकड़वाने के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। मैंने जयशंकर को माल समेत पुलिस के हवाले किया था, इसलिए मैंने स्वयं को इनाम का हकदार समझकर माल में से 10,000 रुपये निकाल लिए थे। देर सवेर हार का मेरा संबंध लेडी शांता गोकुलदास के कत्ल के साथ जोड़ देने वाला था और 8,000 रुपये की रकम नोटों के नंबरों की सहायता से मेरा संबंध अन्ना स्टेडियम मद्रास की डकैती से जोड़ देने वाली थी। और फिर यूपी पुलिस के पास मेरी उंगलियों के निशानों का रिकॉर्ड था। देर सवेर यह भी मालूम हुए बिना नहीं रहेगा कि मैं इलाहाबाद की सेंट्रल जेल से फरार अपराधी हूँ। उससे भी पहले कोई मुझे इश्तिहारी मुजरिम के रूप में पहचान सकता था। उन लोगों के पास मेरी सरदार वाली शक्ल सूरत का रिकॉर्ड तो था ही। मेरी यह तस्वीर सारे हिंदुस्तान की पुलिस के पास भेजी जा चुकी थी। कोई न कोई मुझे सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के रूप में जरूर पहचान लेगा। तुम पढ़े लिखे समझदार नौजवान मालूम होते हो, डीआईजी कह रहा था। तुम खूब समझ सकते हो कि तुम्हारे बचाव की कोई सूरत नहीं, इसलिए हमें 3rd डिग्री इस्तेमाल करने पर मजबूर न करो। अपराध तो तुम अपना कबूल करोगे ही, आराम से नहीं करोगे तो तकलीफ उठाकर करोगे। मैं सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मैं बोला। वह भी पूछ डालो। आप लोगों को मेरी खबर कैसे हुई? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बता दो, आईजी निर्णयात्मक स्वर से बोला। आज सुबह 6 बजे के करीब हमें एक गुमनाम टेलीफोन कॉल मिली थी। सुपरिटेंडेंट बोला। हमें किसी ने तुम्हारे सुंदर नगर के फ्लैट का पता बताया और कहा कि यूनियन बैंक की डकैती के अपराधियों का सरगना वहां छुपा हुआ है और डकैती में प्रयुक्त हुई सफ़ेद एम्बेसडर कार उसी के फ्लैट के गैरेज में बंद है। हमें यह भी बताया गया कि तुम जल्दी ही इस फ्लैट से कूच करने वाले हो। हमने तुरंत कार्यवाही की। नतीजा तुम्हारे सामने है। जाहिर था कि मुझे नपी तुली स्कीम के अनुसार फंसाया गया था। अजीत वगैरह को मेरी उतनी ज़रूरत अपने चौथे सहयोगी के रूप में नहीं थी जितनी कि उन्हें बाद में सारी बला मेरे सर थोपने के लिए थी। शायद उन्हें यह भी मालूम था कि मैं कोई खतरनाक और पेशेवर मुजरिम नहीं, बल्कि हालात का शिकार एक मजबूर इंसान हूँ। वे मुझे बड़ा करामती अपराधी बता बता कर मुझे फूंक देते रहे थे, जबकि उन्हें मेरी औकात और हकीकत सब कुछ मालूम था। अब स्थिति यह थी कि मैं अपराधियों का सरगना समझा जा रहा था। मैं अजीत वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पूछे जाने पर मैं पुलिस को यही जवाब दूंगा तो वे समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पेशे की ईमानदार दिखा रहा हूँ और खुद सजा भुगत कर अपने साथियों को और लूट में अपने हिस्से को भी बचाए रखने के लिए तैयार हूँ। नोटों के 7 बक्सों में से एक इसलिए खोला गया था क्योंकि उसी में से कुछ रुपया निकालकर मेरे फ्लैट में छुपाया जाना था। जिस समय मेरे साथ शावर में खड़ी रश्मि मेरा ध्यान अपनी ओर लगाए हुई थी, शायद उसी समय अजीत और नासिर फ्लैट में 1 लाख रुपए के नोट और .32 कैलिबर की रिवॉल्वर छुपा रहे थे। बाद में भी सारा दिन रश्मि मुझे अपने में उलझाए रही थी और फिर वे सब लोग मुझे लीडों में उलझाए रहे थे ताकि उस फ्लैट में अपनी तन्हा मौजूदगी को खतरनाक समझकर वहां से किनारा कर जाने का ख्याल मेरे दिमाग में पहले ना आए। ख्याल मेरे दिमाग में आया जरूर, लेकिन बहुत देर से, और मेरे भाग निकल पाने से पहले ही उन लोगों ने पुलिस को मेरी खबर कर दी। मैं उस तेलीवाड़ी के मकान के अलावा उनके बारे में क्या जानता था, और पता नहीं उनके नाम भी असली थे या नहीं। वे लोग 100% मेरे सर्वनाश का सामान कर गए थे। मैंने पुलिस को अपनी दास्तान सुनानी आरंभ कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मामूली जेब कतरा हूँ। अजीत की जेब काटने के उपक्रम में मैं पकड़ा गया था। उसने और उसके नासिर खां और रश्मि नाम 2 अन्य साथियों ने पहले मुझे पुलिस को सौंप देने की धमकी दी और उन्होंने मेरे सामने ऑफर रखी कि मैं डकैती में उनका सहयोगी बनूं। बदले में उन्होंने मुझे बराबर का हिस्सा देने का वायदा किया। मरता क्या न करता के अंदाज से मैं उन लोगों के साथ शामिल हुआ। ऑपरेशन में कामयाबी के बाद वे लोग मुझे यूं फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गए। मैं तो एक प्रकार से किराए का आदमी था और सारे अभियान में मेरी हैसियत तो बलि के बकरे जैसी साबित हुई थी। मेरे सूटकेस में 8,000 रुपये
और मोतियों के हार कहाँ से आया? सब कुछ जेब कतरने से ही हासिल हुआ था। किसी को मेरी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। अविश्वास की एक बड़ी वजह रश्मि का जिक्र भी था। डकैती के सैकड़ों चश्मदीद गवाहों में से किसी ने भी अपराधियों में एक लड़की की मौजूदगी की जिक्र नहीं किया था। मैं जरूर अपने साथियों की हिफाजत की खातिर पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पुरुष वेश में थी। फिर क्या हुआ? दिन दहाड़े क्या किसी एक विटनेस को भी ऐसा नहीं लगा कि वह लड़का नहीं लड़की थी? जबकि वास्तव में यही हुआ था। पुलिस ने बेमन से तेलीवाड़ी के मकान का भी चक्कर लगाया। मालूम हुआ कि उस मकान का मालिक एक एंटीक डीलर था जो पिछले कई दिनों से सपरिवार विदेश गया हुआ था। मकान पर तभी से ताला लटक रहा था। हाल में किसी ने न कभी उस मकान का ताला खुला देखा था और न ही उसमें या उसके आसपास मेरे द्वारा बयान किए अजीत, नासिर और रश्मि के हुलियों के कई लोग देखे गए थे। मुझे बहुत समझाने की कोशिश की गई कि अगर मैं अपने सहयोगियों का पता बता दूं और लूट का माल वापस बरामद करने में पुलिस की मदद करूं तो बहुत कम सजा पाकर छूट सकता था। मैं दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती में शामिल हुआ था। डकैती के फलस्वरूप एक आदमी पहले ही मर चुका था और दूसरा अस्पताल में पड़ा मौत से जूझ रहा था। 50 लाख रुपए की रकम गायब थी। मुझे बहुत तगड़ी सजा हो सकती थी। मैं जानता था मुझे उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा तगड़ी सजा हो सकती थी। उन्हें मेरी हकीकत पता लगने की देर थी। फिर वे मेरा वर्तमान अपराध तो भूल ही जाते और मुझे जल्दी से जल्दी दूसरी दुनिया में भेजने के इंतजाम में जुट जाते। अपराधियों को पकड़ने के लिए 15,000 रुपये इनाम की घोषणा की जा चुकी थी। मुझे यहाँ तक कहा गया था कि वह इनाम मुझे मिल सकता था, जबकि अपनी जबान बंद रखने की सूरत में मेरी बहुत दुर्गति हो सकती थी। मैंने पुलिस को यह भी बताया है कि वे तीनों शायद भोपाल के रहने वाले थे। रश्मि वहाँ पढ़ती है। कहाँ? मालूम नहीं। नासिर कहाँ वहाँ के एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क है। कौन से सरकारी दफ्तर पे? मालूम नहीं। अजीत का वहाँ कारोबार है। कहाँ? जगह का नाम मैं भूल गया हूँ। कोई पार्क था। किसी को मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ। वे मेरी बात इस हद तक झूठी समझ रहे थे कि उन्होंने औपचारिक रूप से भोपाल में पूछताछ करवानी भी ज़रूरी नहीं समझी। वे समझ रहे थे कि मैं अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हकीकत यह थी कि मैं उन लोगों को पकड़े जाने के मामले में पुलिस से ज़्यादा उत्सुक था। वे लोग मुझे फंसाकर खुद ऐश कर रहे थे। मैं तो चाहता था कि वे तीनों, विशेष रूप से रश्मि, जल्दी से जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आए। मुझ पर चार्ज लगाकर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने 10 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। डकैती के 6 दिन बाद अर्थात 4 अक्टूबर को मुझे खबर मिली कि बैंक का ड्राइवर शर्मा अस्पताल में चल बसा। अब मेरा जुर्म और संगीन हो गया। अब जुर्म डकैती और डबल मर्डर का बन चुका था। उस बीच मुझे लाइनअप में खड़ा करवाकर तीनों चपरासियों द्वारा बारी बारी मेरी शिनाख्त करवाई जा चुकी थी। तीनों ने मुझे फौरन लाइन अप में से छांट लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने धमकी, खुशामद, लालच, मार कुटाई वगैरह जैसे सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन वे मुझसे जानकारी हासिल नहीं कर सके थे। जानकारी वे क्या खाक हासिल करते? मुझे कुछ मालूम होता तो मैं बताता ना। एक बात की मुझे सख्त हैरानी थी। पुलिस ने अभी तक मेरा संबंध मेरे बाकी अपराधों से जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की थी? क्या वे इतने ही अकल के अंधे थे? लेकिन पुलिस वाले सुस्त रफ्तार जरूर थे, बेवकूफ़ नहीं थे। मेरे रिमांड के आखिरी दिन जब मुझे पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किया गया तो हैरानी से सबकी आंखें फटी पड़ रही थी। क्या आईजी, क्या डीआईजी, क्या सुप्रिटेंडेंट, क्या पुलिस इंस्पेक्टर, क्या सीआईडी के जासूस सब मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं कोई मंगल ग्रह से आया हुआ आदमी था। मैं उनकी सूरतें देखते ही समझ गया कि मेरी हकीकत उन पर खुल चुकी थी। हमेशा की तरह इस बार मुझे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा और ना ही किसी ने सिगरेट पेश की। आज तक वे मुझे एक छोटी सी मछली समझ रहे थे। उन्हें तो अब पता लगा था कि उनके जाल में एक मगरमच्छ फंस गया था। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, आईजी कर्कश स्वर से बोला, तुम्हारी हकीकत हम पर खुल चुकी है। बधाई हो, मैं धीरे से बोला। तुम्हारे पास जो सच्चे मोतियों का हार बरामद हुआ है वह लेडी शांता गोकुलदास का था। उसी हार के लालच में 9 नवंबर 1972 को
तुमने गोकुलदास स्टेट में लेडी शांता गोकुलदास का कत्ल किया था और फिर सर गोकुलदास की मोटर बोट पर तुम बम्बई से भाग निकले थे। बम्बई पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी थी लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाई थी। मैं कत्ल से इनकार नहीं करता, लेकिन कत्ल मैंने हार के लालच में नहीं किया था। तो फिर क्यों किया था? आप पूरे केस से वाकिफ नहीं, वजह आपकी समझ में नहीं आएगी। हम वजह समझना भी नहीं चाहते। बम्बई पुलिस सब समझती है, सब जानती है। मैंने प्रतिवाद नहीं किया। तुम्हारे सूटकेस में मिले लगभग 8,000 रुपये के नोट इसी साल 3 जनवरी को अन्ना स्टेडियम मद्रास पर पड़े 70 लाख रुपए के डाके का एक भाग है। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस डकैती में तुम भी शामिल थे। मैं इनकार करूंगा भी नहीं, लेकिन साथ ही यह मत भूलिए कि मैं ही वह शख्स था जिसने डकैतों के सरदार जयशंकर को लूट के माल के समेत गिरफ्तार करवाया था। मैंने 70 लाख रुपयों में से केवल इनाम की 10,000 रुपये निकाले थे। वह इनाम जो डाकुओं को पकड़वाने के लिए घोषित किया गया था। अगर उस रोज मैं पुलिस सुपरिटेंडेंट राजा गोपाल को टेलीफोन करने के स्थान पर सारी दौलत खुद लेकर रफू चक्कर हो गया होता, तो न आज मैं इस तरह आपके सामने मौजूद होता और न आपको मद्रास पुलिस को जयशंकर और 70 लाख रुपए की हवा मिलती। हमें इससे सरोकार नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुमने अपने 4 अन्य साथियों के साथ अन्ना स्टेडियम मद्रास पर डाका डाला। कबूल, मैं बोला। आईजी ने हैरानी से मेरा मुंह देखा और फिर पहले से कम दबंग स्वर से बोला, इससे पहले तुमने इलाहाबाद में एरिक जॉनसन की अपनी नौकरी के दौरान 50,000 रुपये का गबन किया, लेकिन तुम पकड़े गए। तुम पर मुकदमा चला और 21 दिसंबर 1970 को तुम्हें 2 साल की सज़ा हुई। लेकिन जब तुम्हारी सज़ा के 4 महीने बाकी रह गए थे तो जेल में लगी आग की आपाधापी में 19 अगस्त 1972 को तुम जेल से भाग निकले। तभी से तुम इलाहाबाद, बम्बई और मद्रास में पुलिस के फरार मुजरिमों की लिस्ट पर हो। करेक्ट। लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाती? चालाक से चालाक मुजरिम देर सवेर पुलिस के कब्जे में आ ही जाता है। अब तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा मिलेगी। इसमें आपके पुलिस विभाग ने कौन सी करामत कर दिखाई है? जिस प्रकार मद्रास में मेरी फ़ोन कॉल से जयशंकर गिरफ्तार हो गया था, उसी प्रकार इस बार अपने साथियों की फ़ोन कॉल से मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मेरे साथी मेरे साथ दगाबाजी न करते तो आपको तो मेरी हवा भी नहीं मिलती। आईजी कसमसाया और चुप हो गया। सुनो, सुपरिटेंडेंट बोला, इधर मेरी ओर देखो। मैंने उसकी ओर देखा। जब तुम उन लोगों को अपना साथी कबूल करते हो तो यह बकवास क्यों करते हो कि तुम उनके बारे में जानते कुछ नहीं? आखिर उनके बचाव से तुम्हें क्या मिलेगा? जिन लोगों की दगाबाजी की वजह से तुम फंसे हो, तुम उनके बारे में अपनी जबान क्यों नहीं खोलना चाहते? उल्टे तुम्हें तो इच्छा करनी चाहिए कि वे तुमसे भी बुरे फंसें। सुपरिटेंडेंट एक क्षण रुका और फिर बोला, पहले तो तुम्हारी चुप्पी थोड़ी बहुत समझ में आती थी। पहले तुम शायद यह सोच रहे थे कि तुम्हें 2.5-3 साल की सज़ा होगी। सज़ा काट कर जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे साथी लूट के माल में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें सौंप देंगे या तुम अपना हिस्सा उनसे वसूल कर लोगे। लेकिन अब जबकि तुम्हारे गुनाहों की इतनी बड़ी लिस्ट हम पर जाहिर हो चुकी है, तुम्हें फांसी की सज़ा जरूर होगी। किसी वजह से फांसी की सज़ा से बच भी गए तो उम्र कैद तो अवश्य भावी है। 14 साल बाद जेल से छूटने के बाद क्या तुम अपने दगाबाज साथियों को तलाश कर पाओगे? और अगर उन्हें तलाश कर भी लोगे तो क्या वे तुम्हारे लिए तब तक तुम्हारा हिस्सा लेकर बैठे होंगे? और फिर जब तुम मद्रास में 70 लाख रुपए का लालच छोड़ सकते थे, तो अब तुम्हें 10-12 लाख रुपए का क्या लालच है? एग्जैक्टली, मैं बोला। आपको इसी बात से सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने साथियों का पता नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उनका पता मालूम नहीं है। यह आदमी यूँ नहीं मानेगा, सुपरिटेंडेंट असहाय भाव से बोला। सुनो, एकाएक डीआईजी बोला, कहीं तुम यह तो नहीं समझ रहे हो कि तुम सज़ा पाए बिना ही पुलिस की चंगुल से भाग निकलोगे या सज़ा पाने के बाद जेल से फरार हो जाओगे, या तुम्हारे कोई अन्य साथी तुम्हें पुलिस की गिरफ्त से रिहा करा लेंगे? मैं चुप रहा। जरूर यही बात है। कत्ल का मुजरिम इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, इसे फौरन तिहाड़ जेल में भिजवाओ और जेल के सुपरिटेंडेंट को विशेष रूप से कह दो कि इस मुजरिम पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। यह निहायत खतरनाक मुजरिम है।
शायद इसके दिमाग में कोई कानून के चंगुल से निकल भागने की स्कीम है। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखों में विषाद की छाया तैर गई। कहीं न कहीं बैठी सुरजीत मेरे बारे में अखबार में पढ़ रही होगी। उसे यह जानकर कैसा लग रहा होगा कि वह शख्स जो कभी मक्खी मारने से भी घबराता था, आज एक निहायत खतरनाक मुजरिम समझा जा रहा था। मेरी इतनी दुर्गति हो, यह तो शायद उसने भी नहीं चाहा था। मेरी दुर्गति की दास्तान पढ़ पढ़कर क्या उसके मन में कभी पश्चाताप की भावना आई होगी? धन करतार मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। इस बार मुझे हथकड़ियों के साथ साथ बेड़ियों में भी जकड़ दिया गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।